फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आर्यन ऑनलाइन क्लास चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विषय सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस पर यह वीडियो बनाया है। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, सुनामी से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव के उपाय। तो ये जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया है। उसके बाद देखा गया है कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो ये वीडियो एंड तक आप देखिए। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को एक बार आप देख लो। तो जो पहला क्वेश्चन है आप देख ही चुके हैं, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद भी मैं 3 क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, इससे बचाव के उपाय बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आप सुनामी के बारे में बताओगे, जितना कुछ आपको सुनामी के बारे में पता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इस टॉपिक वाइज आप लिखोगे कि इसके बचने के उपाय इस प्रकार से हैं। फिर 1 2 3 जितने भी उपाय आपको पता है वो लिखोगे। तो आप पहले क्या लिखोगे, सुनामी क्या है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, तथा ये एक जापानी शब्द से लिया गया है। क्या है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो आप ये सबसे पहली लाइन में लिखोगे, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, तथा सुनामी शब्द, जो ये हमारा सुनामी शब्द है, ये एक जापानी शब्द से लिया गया है। जापानी शब्द, ये दो शब्दों के योग से बना है। जो हमारा ये सुनामी है, सुनामी 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से 2 शब्द, ये हो गया सु प्लस नामी। सु प्लस नामी 2 शब्दों के योग से बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह, और नामी का अर्थ है लहरें। तो समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं, उनमें जो लहरें उठती हैं, वही क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। तो जब समुद्र में लहरें, कई लहरें, छोटी छोटी लहरें मिलकर श्रृंखला बना लेती हैं और वह समुद्र के किनारे विस्थापित होती हैं, तभी उसी को हम कहते हैं सुनामी। क्योंकि कई लहरें, छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहरें बना ली हैं और वो समुद्र के किनारे विस्थापित हो रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, सुनामी। वो बहुत बड़ी लहरें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। हमारी जो संपत्तियां होती है, सरकारी संपत्तियां, जो समुद्र के किनारे जो मकान वगैरह होते हैं, उन सबको प्रभावित करती हैं ये। तो ये रहा भाई सुनामी। तो आप सुनामी के बारे में ये लिख सकते हो। अब इससे बचाव के उपाय भी बताना है हमें। तो इससे बचाव के उपाय क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे इससे बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। तो नंबर 1, सुनामी के बारे में बस इतना लिख दो। उसके बाद हम लिखेंगे इससे बचाव के उपाय क्या है। तो नंबर 1 उपाय यही है हमारे पास, समुद्र तटों के किनारे, तटवर्ती क्षेत्रों के किनारे वृक्षारोपण करने से सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो पहला उपाय क्या हो गया, समुद्र तटों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए हमें। दूसरा उपाय हम क्या लिखेंगे, दूसरा उपाय हम लिखेंगे कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग से सुनामी से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, देखो, जब हम कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट, उपग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैटेलाइट। जब हम सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, उसे भेजते हैं आसमान में ऊपर, तो हमें पहले से ही कोई भी आपदा आने वाली है, वो चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, आंधी तूफान, लहरें, सुनामी, जो भी है वो आने वाली होती है, तो हमें उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। जब हमें किसी चीज के बारे में पहले से ही पता है, तो हम उससे बचने का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा कि हम कुछ सोच लें, या फिर जिस जगह पे हैं वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम सुनामी से बच सकते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करके हम सुनामी के, आने वाली सुनामी के बारे में जान सकते हैं, तथा उससे बच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हमारा तीसरा उपाय क्या है, सुनामी से जो बचने का हमारा तीसरा उपाय ये है कि जो भी सरकार द्वारा जो भी जानकारियां दी जा रही हैं, जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, हम उसे फॉलो करें। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, तो सरकार की तरफ से भी कोई कुछ मदद की जाती है, कुछ उपाय दिए जाते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो बताते हैं कि हम किस तरह से बच सकते हैं। तो हमें वो सब फॉलो करना चाहिए। ये सारी जानकारियां हमें, जानकारियों का पालन करना चाहिए। जितने भी नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करना चाहिए, जिससे हम उससे, सुनामी से बच सके। चौथा उपाय क्या है हमारे पास,
चौथा उपाय सुनामी से बचने के लिए ये है कि हमें क्या कहते हैं, अगर जब हमें ये पता चल जाए कि इस क्षेत्र में सुनामी, जब हमें कृत्रिम उपग्रह का हम यूज कर चुके हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इस क्षेत्र में सुनामी आने की संभावना है, तो हमें उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो गए आपके 4 उपाय। तो इस तरह से आप लिखोगे। सबसे पहले आप सुनामी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विस्तार से लिखो। उसके बाद जितनी भी लाइनें आपको आती हैं इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है। जो हमारी सुनामी है उसका कारण क्या होता है, भूकंप होता है। सुनामी का कारण क्या होता है, भूकंप होता है। तो ये उपाय मैंने बता दिया, ये सुनामी से आप क्या समझते हैं ये बता दिया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखोगे। हम लोग आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका बाढ़ से बचने के उपाय। बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, इससे भी हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि बाढ़ से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो हम लोग बाढ़ से बचने के उपाय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम में अगर आता है तो आप पहली लाइन लिख दोगे कि बाढ़ से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। उसमें से नंबर 1, बाढ़ से बचने के लिए हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे लिख दो कि बाढ़ से बचने के लिए हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए। बांधों के निर्माण से क्या होता है कि हम जल को एकत्रित भी कर लेते हैं, टाइम आने पर उसका यूज भी कर सकते हैं, और जल से ही हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल तरीका है कि हम लोग अगर बांध का निर्माण करेंगे तो जल को भी, बाढ़ को भी रोक लेंगे, जो नुकसान हो रहा है उससे भी हम लोग बच जाएंगे, और उसका कई कई चीजों में उसका हम लोग उपयोग भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखोगे कि बाढ़ से बचने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका क्या होगा, दूसरा जो आप लिखोगे बाढ़ से बचने के उपाय में, आप उसमें लिख सकते हो कि हमें बाढ़ से बचने के लिए नदियों के पास, जलाशयों के पास पेड़ उगाने चाहिए। कई पेड़ हमें लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोखती हैं। जितने ज्यादा पेड़ हमारे आसपास होंगे, पेड़ उन पानी को सोखेंगे और पानी इकट्ठा नहीं होने पाएगा। यानी वो जल जो है वो बहाव को रोकेगा, यानी वो जल बाढ़ के रूप में नहीं कन्वर्ट होगा, वो जल नीचे जमीन में ही चला जाएगा और सोखेगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, बाढ़ की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे गांव में जिस भी गांव में जितनी भी जगह हो उस हिसाब से हमें तालाबों का निर्माण करना चाहिए। तालाब का निर्माण करने से क्या होता है कि गांव का जितना भी पानी होगा, जो सड़कों का पानी जाएगा, वो सारा तालाब में एकत्रित होगा, और टाइम आने पे हम उसका यूज भी कर सकते हैं, अपने खेतों को सींचने के लिए भी उसका उपयोग कर पाएंगे, और बाढ़ के समय में हम उस पानी को वहां पे इकट्ठा भी कर देंगे, जिससे कि हमारा नुकसान ना हो और वो पानी एक जगह एकत्रित हो। तो तीसरा पॉइंट हम यही लेंगे कि हमें अपने गाँव या जहाँ पे भी हम गांव और कस्बों में छोटे या बड़े जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। हमें अपने गांव व कस्बों में छोटे व बड़े तालाबों का निर्माण करना चाहिए। जिस हिसाब से व्यवस्था हो उस हिसाब से हमें छोटे या बड़े तालाबों का निर्माण करना चाहिए। तो चौथा पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि इसमें क्या है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया मैंने कि हमें गांव और कस्बों में तालाबों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। अब मैं चौथा पॉइंट बताने जा रही हूँ। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे जब बाढ़ आता है तो क्या होता है कि पानी ऊपर से नीचे ढलान बहता हुआ आता है, तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होता है और पानी नीचे तक आता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेटिवर ग्रास होती है, एक वेटिवर घास, एक प्रकार की एक घास होती है, उसे हम वहां उगा सकते हैं। कोई भी घास उगा सकते हैं, छोटी बड़ी घास हम अगर उगाए वहां पे, तो क्या होगा, इससे मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, और ये सब क्या होगा, वो पानी को सोखेंगी ज्यादा। ये घासें जो है पानी को सोखेंगी और पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे जो क्या है कि पानी जमीन के नीचे जो जल का स्तर कम हो रहा है वो भी ज्यादा होगा और हम बाढ़ से बच भी सकेंगे। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पहाड़ी इलाकों में जो ढलान होते हैं वहां पे हम छोटी छोटी घासें उगा सकते हैं, जिससे कि बाढ़ के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ये टोटल रहे 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये बाढ़ से बचने के उपाय में आप लोग लिखेंगे। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। आप छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे आप लिखो। इसमें कि क्या क्या जो मेन टॉपिक्स हैं वही लिखो। ज्यादा लिखने का पीछे परेशान होगे तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर हल नहीं कर पाओगे। तो इतना आप लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है,
वो हम लोग देख लें। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, क्या है? चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। तो चिपको आंदोलन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चलेंगे। तो चिपको आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? इस आंदोलन का प्रारंभ सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। और यह आंदोलन कहां पे प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड में। तो ये रहे 3 मेन टॉपिक्स की इसके बारे में क्या लिखोगे आप पहले कि चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में उत्तराखंड प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रणेता यानी इसको प्रारंभ किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका प्रारंभ किया था। ये आंदोलन किसके बारे में था, ये क्यों प्रारंभ किया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वृक्षों की कटाई जो हो रही थी, लगातार वृक्षों की कटाई होने से हमारा जो पर्यावरण था वो प्रभावित हो रहा था। तो उसी कटाई के विरोध में, वृक्षों की कटाई के विरोध में ही ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। किसके द्वारा? इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में क्या होता था कि जब वृक्षों की कटाई करने के लिए लोग जाते थे तो लोग वृक्षों से चिपक जाते थे और वृक्ष को काटने से उसे रोकते थे। ज्यादातर महिलाएं जाकर के वृक्षों से चिपक जाती थी कि हम वृक्ष को काटने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये आंदोलन वृक्षों की कटाई को लेकर उसका विरोध करने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से काफी कम भी किया इन लोगों ने। इस आंदोलन में इन्होंने सफलता भी प्राप्त की। कई बार वृक्षों को काटने से ये लोग रोक भी पाते थे, क्योंकि ये लोग खुद जाकर के खड़े हो जाते थे वृक्ष को पकड़ के कि हम लोग वृक्ष को काटने नहीं देंगे। तो इस आंदोलन का मोटिव यही था कि वृक्षों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो ये आंदोलन शुरू किया गया। तो इस आंदोलन के बारे में आप यही लिखोगे लाइन से। फर्स्ट लाइन आप लिखोगे कि चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में उत्तराखंड प्रदेश में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत वृक्षों की कटाई का विरोध किया जाता था। इस आंदोलन में सभी आंदोलनकारी, जो भी आंदोलनकारी सम्मिलित होते थे, वो वृक्ष काटने वाले व्यक्तियों को वृक्ष काटने से रोकते थे और इसके लिए वो वृक्षों से जाकर इसके चिपक जाते थे और वृक्ष काटने नहीं देते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। तो बस इतना सा ही टॉपिक आप इसके बारे में लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चिपको आंदोलन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देखा जाए तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए आंदोलन किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा आंदोलन था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन शुरू किया कि पर्यावरण को बचाने का ये जो उन्होंने उपाय सोचा वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन में पहले बता दूं आपको कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा कि सुखाड़ से बचने के उपाय बताइए। तो हमें सूखे से बचने के उपाय क्या क्या है? सूखे से बचने के उपाय में 2 योजनाएं लागू की जाती है। एक दीर्घकालीन योजना है और लघुकालीन योजना है। तो दीर्घकालीन योजनाएं होती है जिसमें होता है कुएं का निर्माण करना, पाइपलाइन बिछाना, जलाशयों का निर्माण, नहर इत्यादि। इनसे हम सूखे से बच सकते हैं, क्योंकि इनका जब निर्माण होगा ये ज्यादा विकसित होंगी। यानी कि जब हम लोग बाढ़ के समय में तालाबों का निर्माण करके जल संग्रहित कर लिए होंगे तो उनका प्रयोग हम सूखे में कर सकते हैं। उन जलों का उपयोग हम सूखे में कर सकते हैं और अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि पाइपलाइन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पाइपलाइन की उचित व्यवस्था होगी तभी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पानी को भेज पाएंगे। अगर पाइपलाइन की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो हम पानी को नहीं भेज सकते। या फिर नहरों द्वारा भी, नालियों द्वारा भी पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इससे हम लोग सूखे से बच सकते हैं। तो सूखे से बचने के उपाय यही है कि नहरों, और जब हमने बाढ़ से बचने के उपाय में डिस्कस किया था कि हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए, जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? ये इसी दिन के लिए करना चाहिए कि जब सूखा पड़े तो हम इन जल का उपयोग कर सके अपने खेतों की सिंचाई के लिए। तो अगर पाइपलाइन की व्यवस्था अच्छी होगी, नहरों की व्यवस्था अच्छी होगी, नालियों की व्यवस्था अच्छी होगी तो हम इन जलों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, जिससे हमारी खेती अच्छी हो और उसका नुकसान ना हो।
तो इस तरह से हम लोग सूखे से बचने के उपाय कर सकते हैं। इसमें आप कुछ टॉपिक्स लिख दो, 1-2 टॉपिक लिख दो। पहला टॉपिक ये लिख दो कि नहरों का निर्माण होना चाहिए, जलाशयों का निर्माण होना चाहिए, पाइपलाइन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, नालियों का निर्माण होना चाहिए, अगर पाइपलाइन का व्यवस्था नहीं है, थोड़ी दूरी है, तो नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके और खेतों की सिंचाई हो सके। तो ये 3-4 टॉपिक्स आप इसमें लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो मिल जाए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा एग्जाम देकर आना ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको, मे बी आप टॉपर बन सको। तो ऑल द बेस्ट अगेन।